आज की कहानी एक खुफिया एजेंसी है जो पाकिस्तान की है, आईएसआई है, बेहद बदनाम भी है। इसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और उंगली उठने की वजह है दो, और ये दोनों वजह 2020 की यानी 2020 की। पाकिस्तानी नागरिक जो बलूचिस्तान में रहता है, एक पेशेवर पत्रकार जर्नलिस्ट साजिद हुसैन, पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर वो स्वीडन जाता है। स्वीडन में मार्च के महीने में अचानक वो गायब हो जाता है। उसकी तलाश की जाती है। घर वाले कहते हैं कि शायद उसे मार दिया गया है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मारा है, लेकिन कोई सबूत कोई प्रूफ मिलता नहीं है। उसकी तलाश जारी रहती है और करीब करीब 1.5 महीने बाद, 2 महीने बल्कि होने को थे, मई में साजिद हुसैन की लाश स्वीडन में ही एक झील के किनारे मिलती है। पुलिस तफ्तीश करती है। कहा जाता है कि डूब के मौत हो गई, लेकिन साजिद अच्छा तैराक, बिल्कुल स्वस्थ, ठीक ठाक, कोई परेशानी भी नहीं। तो उसके घर वाले और दोस्त शक जताते हैं कि ऐसा नहीं है, वो डूब के मर ही नहीं सकता, बल्कि इसके पीछे एक साजिश है, उसका कत्ल हुआ है। मामले की जांच चलती है, नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद स्वीडन से दूर कनाडा में एक और पाकिस्तानी नागरिक, इत्तेफाक से वो भी बलूच की, और बलूच की एक आवाज, एक नेता, बलूचिस्तान यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन, किसी तरह पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागी थी, कनाडा में जाके शरण लिया था। वो 20 दिसंबर को कनाडा में ही गायब हो जाती है। उसके पति, उसके शौहर सब ढूंढते हैं, दोस्त ढूंढते हैं, कहीं मिलते नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिलती। 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन बाद 22 दिसंबर को उस लेडी की लाश कनाडा में एक झील किनारे मिलती है। कोई चोट के निशान, कुछ नहीं, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। घर वाले कहते हैं यह कत्ल है। कनाडा पुलिस फिलहाल मानने को तैयार नहीं, अभी जांच जारी है। इत्तेफाक से ये दोनों ही मौत एक तरह से हुई, लेकिन 2 अलग अलग देशों में, एक स्वीडन में और एक कनाडा में। और दोनों ही कत्ल को लेकर जो उंगली उठी वो आईएसआई को लेकर उठी कि इन दोनों ही, ये जो मौत है ये सामान्य मौत नहीं है बल्कि कत्ल है, और इस कत्ल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? इस कहानी के पीछे क्या है? क्यों आईएसआई मारेगी? क्यों पाकिस्तान की दुश्मनी अपनी पाकिस्तानी सिटीजन से? तो ये पूरी कहानी जो है आपने भी हाल में देखा होगा, नाम सुना होगा, करीमा बलोच, बेहद ही तेज तर्रार, बहुत ही अच्छा बोलने वाली वक्ता। ये मौत की कहानी है करीमा बलोच की, जिनकी 22 दिसंबर को कनाडा में लाश मिली एक झील के किनारे। उनके शौहर हैदर ने यह शक जताया है कि उनका भी कत्ल हुआ है, और कातिल कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है। अब ऐसा क्यों, और क्यों ये कत्ल और साजिद हुसैन के कत्ल को आईएसआई के साथ जोड़कर देखा जा रहा है? तो दरअसल पूरी कहानी यह है कि करीमा बलोच बलूचिस्तान की एक आवाज थी। 2014 में जो वहां का स्टूडेंट्स मूवमेंट है, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बल्कि, उसके प्रेसिडेंट अचानक गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद बाकी वहां के स्टूडेंट्स ने मिलकर करीमा बलोच को नया चेयरपर्सन बनाया। चेयरपर्सन बनते ही उन्होंने बलोच की आवाज़, बलोच की आज़ादी की आवाज़ को उठाना शुरू किया, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी आर्मी जो जुल्म करती है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की आज़ादी को दबाने के नाम पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, और लगातार पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बोलती रही। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सरकार और फौज दोनों ही करीमा बलोच की दुश्मन हो गई। उनके ऊपर कई जानलेवा हमले हुए, और अब ये तय था कि बहुत सारे लोगों की तरह उनकी भी मौत हो जाएगी। उनसे पहले के जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे वो भी गायब थे, और उनका भी शायद कत्ल कर दिया गया, लेकिन लाश मिली नहीं। और बलूचिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़ारों लोग जो इस मूवमेंट से जुड़ते हैं, जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हैं, जो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलते हैं, वो गायब हो जाते हैं, और ये बाकायदा रिकॉर्ड पे है। तो अब करीमा बलोच के ऊपर भी जानलेवा हमला शुरू हो गया। बलूचिस्तान में रहकर पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ बोलना उनके लिए जानलेवा हो गया। उनके अपनों ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप यहाँ रहोगी तो मारी जाओगी, इसलिए आप बलूचिस्तान छोड़ दो। लेकिन बलूचिस्तान से बाहर निकलने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा था। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी जो हुक्मरान अफसर, वो सब नज़र रखे हुए थे। तो अब आप बलोच को पार करेंगे तो कैसे जाएंगे? बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जान बचानी भी ज़रूरी थी। आखिरकार कुछ लोगों की मदद से, कुछ अपनों की मदद से करीमा बलोच 2016 में बलूचिस्तान से खामोशी से निकल गई अपनी जान बचाने के लिए, और इस उम्मीद पे कि वो बाहर रहकर बलूचिस्तान की आवाज़ बनेंगी, दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ उठाएंगी और बताएंगी। और वो बाकायदा डेटा और उसके साथ बात करती थी, और उन्होंने, उनकी जो तकरीरें थी लोग बड़े सुनते थे, बहुत ही अच्छा वक्ता थी। 2016 में वो निकलकर किसी तरीके से कनाडा पहुँचती है, और कनाडा में वहाँ की सरकार उन्हें शरण दे देती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद करीमा बलोच को पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ ऐसे अफसर जिन्होंने बलूचिस्तान में बड़े जुल्म ढाए हैं, वो भी कनाडा में हैं। तो बड़ा अजीब लगता है। करीमा वहाँ की सरकार से भी आवाज़ उठाती है कि जिनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन के इल्ज़ाम है, जो बलूचिस्तान में कत्लेआम कर रहे हैं, आपने उनको अपने देश में रखा हुआ है, होता कुछ नहीं है। इसी दौरान करीमा बलोच पहली
पहली बार हिंदुस्तान में जब उनका नाम होता है उसकी एक वजह थी, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 2016 में ही वहां पहुंचने के बाद बाकायदा एक वीडियो मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जारी किया, और ये खास मौके पर जारी किया। मौका था रक्षाबंधन का, राखी का। राखी के मौके पर करीमा बलोच ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी किया, और जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आपको अपना भाई मानकर कुछ कहना चाहती हूँ। इस दिन के हवाले से आपके पास ये कहना चाहती हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें मानती हैं। बलूच में वॉर क्राइम के खिलाफ बलूचों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, बस आप हमारी आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुँचाएँ। हमें आपसे इतना ही चाहिए। आपकी बहन करीमा बलोच। 2016 में करीमा बलोच ने जब नरेंद्र मोदी के नाम ये वीडियो मैसेज राखी के दिन जारी किया तो अपने देश की मीडिया में भी खबर आई, और करीमा बलोच एक तरह से यहाँ पे उनके बारे में लोगों ने जाना कि आखिर कौन है पाकिस्तानी जो राखी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बनाकर उनसे एक वीडियो मैसेज के जरिए अपील करती है कि बलोच के लोगों की आवाज़ बने और बलोच की बहुत सारी बहनों के भाई जो लापता है उन्हें ढूंढने में मदद करें और दुनिया के कोने कोने तक बलोच में हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। इतनी ही मांग थी उनकी। अब इधर उल्टा इसका पाकिस्तान में असर हुआ कि एक पाकिस्तानी भारतीय प्रधानमंत्री के नाम एक वीडियो मैसेज जारी कर अपना भाई बना रही और बलूचिस्तान की आवाज़ को उठाने की अपील कर रही है, तो करीमा बलोच और ज़्यादा दुश्मन बन गई पाकिस्तान की। इस दौरान में वो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बोलती रहीं, बलूचिस्तान में होने वाले तमाम जुल्म सितम के खिलाफ बोलती रहीं, डेटा जारी करती रहीं, जो गायब हुए लोग हैं उनके बारे में बताती रहीं। उन्होंने कई ऐसे सारे सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें सामने रखी जिनमें यह था कि कई लाशें तो उन्होंने ऐसी खुद देखी जिनके चेहरे तक को पहचानना मुश्किल था, जिस बेरहमी से पाकिस्तानी फौज ने उन्हें मारा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और वो लगातार बोलती रहीं। इस दौरान में अब कनाडा में भी चूंकि उनकी मौजूदगी के बारे में पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को पता चल गया, तो अब वहाँ उन्हें धमकियाँ मिलनी शुरू हुई। मौत से पहले करीमा बलूचिस्तान ने बाकायदा सोशल मीडिया पे भी लिखा कि उन्हें पाकिस्तान के नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं। उनके पति ने हैदर ने भी ये कहा, और उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कनाडा की सरकार से भी ये कहा कि कुछ पाकिस्तानी फौज के अफसर यहाँ पे हैं और मुझे नहीं मालूम वो यहाँ क्यों हैं, जबकि उनके खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशन के भी मामले हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और उन्हें ये था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कनाडा की सरकार ने भी ऐसा कुछ किया नहीं। और इसी के बाद अचानक 20 दिसंबर सुबह वो घर से बाहर टहलने के लिए निकली, इसी 20 दिसंबर को। आमतौर पर आधे घंटे की वॉक के बाद वो वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं आई। उनके शौहर ने कुछ देर और इंतजार किया, धमकी पहले से ही थी और उन्हें लगा कि कनाडा जैसे देश में ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन काफ़ी वक्त बीत गया तब उन्हें कुछ शंका हुई और इसी के बाद वो बाहर निकले। उसे ढूंढा, तलाशा, हर तरफ देखा, कहीं नहीं मिला, कोई मुलाकात हुई उनकी। इसके बाद उन्होंने जानने वालों को ढूंढना शुरू किया, उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला। आखिर थक हार कर दोपहर को उनके शौहर हैदर जाकर कनाडा की पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं कि उनकी वाइफ करीमा बलोच लापता है, और चूंकि लगातार उन्हें मौत की धमकियां मिल रही हैं, पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पे पाकिस्तान के नंबरों से अलग अलग कॉल आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकियां मिल रही हैं। कनाडा पुलिस ने भी तलाश की, अपने तमाम सोर्सेज के जरिए पता करने की कोशिश की, लास्ट लोकेशन देखा, उसके बाद मोबाइल के जरिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 20 से 21 दिसंबर हो गया, 21 से 22 दिसंबर को घर से कुछ ही दूरी के ऊपर एक झील है, झील के किनारे एक लावारिस लाश मिली। किसी अननोन शख्स ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस मौके पे पहुंचती है, लाश को देखती है। हैदर को बुलाया जाता, तस्वीर वैसे भी पुलिस के पास थी, वो पहचान लेते हैं, लाश उनकी बीवी करीमा बलोच की थी। शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कुछ कत्ले के बारे में बात ऐसा शक हो। कनाडा पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट माना और कहा कि शायद झील के किनारे मिली है तो झील में डूबने से मौत हुई। करीमा बलोच भी एक अच्छी तैराक, और करीमा बलोच बिल्कुल स्वस्थ, फिट, खुदकुशी करने की कोई वजह नहीं, और वहाँ पे उस झील में जाके नहाने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि वो कभी उस झील में से पहले कभी नहाने नहीं गई थी। इन सारी चीज़ों को लेकर उनके परिवार वालों ने कनाडा की पुलिस से सारी बात बताई, लेकिन कनाडा की पुलिस के पास दूसरा कोई सबूत नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था, और इसी के बिना पर वो ये मान कर चले कि ये मामला एक एक्सीडेंटल डेथ का है। लेकिन बहुत सारे सवाल थे कि झील में अगर वो डूब के मरी तो लाश किनारे तक कैसे आई, और लगातार धमकियाँ मिल रही थी, और अच्छी तैराक थी, झील में इतना पानी का फ्लो नहीं था कि जैसे एक तैराक जो है वो डूब के मर जाए। लेकिन कनाडा पुलिस की मजबूरी ये थी कि उनके पास कोई और दूसरा सुराग और सबूत था नहीं। तो फिलहाल हालांकि उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। इस दौरान में कनाडा पुलिस को वो तमाम चीज़ें दी गई कि पाकिस्तानी फौज के अफसर यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, करीमा बलोच ने इस आवाज़ को उठाया। इसके अलावा एक और ऐसे ही पाकिस्तान जो बलोच के जर्नलिस्ट थे साजिद हुसैन, इसी साल मार्च में गायब हुए, मई में उनकी लाश मिली एक झील किनारे। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता दो लाशें, दोनों बलोच के निकले हुए, दोनों पाकिस्तानी फौज के रडार पर, और दोनों की लाशें दो अलग अलग देशों में झील के किनारे डूबने से मौत, ये बताती है कि कत्ल के पीछे, मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है। ये सारी चीज़ें कनाडा पुलिस की जानकारी में है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला है।
ना ही आईएसआई के खिलाफ कनाडा पुलिस के पास कोई सबूत है। यहाँ तक कि स्वीडन पुलिस की बात की, अब 7 महीने हो गए, साजिद हुसैन की मौत को लेकर कोई भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के खिलाफ सबूत नहीं है। लेकिन उनके तमाम शुभचिंतक, जानकार, रिश्तेदार ये कह रहे हैं कि ये मौत सामान्य मौत नहीं है, कत्ल है, जैसे करीमा बलोच के मामले में है। लेकिन दोनों ही मामलों में कोई भी सुराग और सबूत अभी तक नहीं मिले। इस दौरान में करीमा बलोच की जो दुश्मनी हुई पाकिस्तान से, उसकी और भी वजह, उन्होंने बाकायदा यूएन में भी इस मामले को उठाया था और उन्होंने कई बार ये कहा था, बयान जारी किया था कि पाकिस्तानी सरकार के लिए मेरा ये मैसेज है कि हमें उनसे कोई उम्मीद, कोई तवक्को नहीं है, लेकिन यूएनओ से है। ये जब ये उन्होंने यूएनओ को भी लिखा था, यूनाइटेड नेशन को, हम तब तक आवाज़ पहुंचाते रहेंगे जब तक आप कन्विंस ना हो जाए कि पाक में वॉर क्राइम हो रहा है। आप सर्वे करें और अपनी आंखों से देख लें, पाक को ह्यूमन राइट्स का कोई ख्याल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ जो कही थी वो ये है कि पाकिस्तान एक डेथ स्क्वाड है, आर्मी खुद करती है वर्दी में यहाँ पे कत्ल, और एटीएस करती है, वो सारे के सारे पाक के वो सब उसी बेस पर हो रहे हैं। जब तक बलूच उसके गुलाम हैं, बलूचों को अपनी हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होगा, उनके घरों में घुसकर कुछ थोड़े से सोने के लिए कानों तक को काट दिया जाता है लोगों के। अब वो चोरों की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और उसी पर अमल कर रहे हैं। ये पूरी पाकिस्तानी आर्मी के लिए लिखा था। तो 7 महीने के अंदर बलोच की 2 बड़ी आवाज़, एक साजिद हुसैन जो पत्रकार, साजिद हुसैन की मौत इसलिए भी क्योंकि वो लगातार बलूच से गायब हो रहे लोगों के बारे में स्टोरी कवर कर रहे थे, और ये था कि कुछ ही वक्त में 4000 के करीब लोग गायब हो गए, और ये 4000 वो लोग थे जो बलूच की आज़ादी की मांग कर रहे थे या जो वहाँ के स्टूडेंट्स मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए थे, जो लगातार पाकिस्तानी फौज का विरोध करती है। तो साजिद हुसैन पाकिस्तान बलूचिस्तान से जान बचाकर किसी तरह भागे, स्वीडन में बना ली उनकी मौत, और 7 महीने के बाद करीमा बलोच जैसी एक तेज तर्रार नेता जो बलूच की आवाज़ बन चुकी थी बहुत कम उम्र में, और जिनको हज़ारों लोग सुनते थे, अब उनकी मौत, ये दोनों मौत शक के घेरे में है। उंगली सीधे आईएसआई पर है, और जिस तरीके से ये कत्ल हुआ है उसमें एक ही चीज़ कॉमन है, बल्कि 2 चीज़ कॉमन है। एक, दोनों बलूच के वो लोग हैं जो बलूच से निकलकर दूसरे देशों में जिन्होंने पनाह ली, और दूसरी, दोनों की मौत लगभग एक जैसी। घर के करीब झील में के किनारे दोनों की लाशें मिली, लेकिन सबूत अभी तक कुछ नहीं है। सबूत मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा शुरू में मैंने कहा कि जो खुफिया एजेंसियां होती हैं आमतौर पर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का इसी तरीके से वो काम करती हैं, ताकि एक तो जिस देश में है, चूंकि वो दूसरे देश में जाकर इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं, तो कोई सबूत ना हो और पकड़े ना जाए, तो कत्ल को इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे ये कत्ल नहीं हादसा हो। और यही मामला बलूच के इन 2 लोगों के साथ हुआ है। दोनों के न गोली मारी गई, न चाकू मारा गया, न इनका गला घोटा गया, तो फिर मौत कैसे हुई? दोनों ही मामलों में कहा गया एक्सीडेंटल डेथ है, और यही तरीका होता है खुफिया एजेंसी के काम करने का भी। तो ये थी कहानी करीमा बलोच की, जो बलूचिस्तान की एक आवाज़ थी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना था और उनके लिए मैसेज भेजा था, और ये आवाज़ अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। उम्मीद यही है कि इन दोनों कत्ल का खुलासा जल्द हो, जो भी कातिल हैं उसके बारे में कम से कम सामने चीज़ें आएँ, और अगर ऐसा होता है तो कम से कम केस ये बनता है कि दूसरे देश में जाकर अगर आप किसी का कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, तो उस देश के कानून के हिसाब से ही उसकी सजा तय होती है। तो ये थी कहानी। सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।